हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि है दमन, उद्दीपन, प्रत्यय निर्माण, शोधन। तो सही उत्तर हो जाएगा जे और एम, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि कौन सी है? दमन और शोधन। दमन करके मतलब सप्रेस करके, और शोधन करके, क्लीन करके हम संवेग को, जो इमोशंस है, उसको हम लोग प्रशिक्षित कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर करेंगे। निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपके पास समग्रात्मक उपागम, सीमित प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, सतत मूल्यांकन, छात्र केंद्रित मूल्यांकन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। समग्र एवं नियंत्रण निरंतर जो मूल्यांकन होता है उसमें व्यापक फीडबैक देना होता है दोस्तों, व्यापक फीडबैक देना होता है। इसमें क्या है? सीमित फीडबैक। तो सीमित फीडबैक ना देकर हमको व्यापक फीडबैक देना है, जिससे निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन अच्छे से हो सके। चलिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें संवेग दिया गया है दोस्तों, और जो कौशल है उसको दिया गया है। तो क्या कहे? विद्यार्थियों में संवेगों के विकास एवं सौंदर्य बोध हेतु गतिविधियाँ सृजनात्मक और नाटक एवं नृत्य। ये तो सही है। सौंदर्य बोध हेतु गतिविधियाँ सृजनात्मक और नाटक नृत्य। व्यक्तित्व व सामाजिक कौशल हेतु सामूहिक खेल और गायन में प्रतिभागिता। ये सामाजिक कौशल हेतु ठीक है, सामूहिक खेल। स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या क्या है? चलना, कसरत करना, ये सब स्थूल गत्यात्मक, ये भी ठीक है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या कर दिया है? बागवानी, पकड़ना और भागना। तो बागवानी, पकड़ना और भागना, ये तो स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है दोस्तों। सूक्ष्म में क्या क्या आएगा? सूक्ष्म में आएगा दोस्तों, सूक्ष्म में क्या क्या आएगा? सूक्ष्म में सुई में धागा डालना, और आएगा लिखना, ये सब सूक्ष्म कौशल है। लेकिन इसमें क्या दिया है? सूक्ष्म कौशल में बागवानी और पकड़ना और भागना, तो ये स्थूल कौशल है दोस्तों। चलिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आंसर करेंगे। एरिक इरेक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे विकास की किस अवस्था में होते हैं? तो एरिक इरेक्सन के अनुसार किस अवस्था में होते हैं? ऑप्शन है आपके पास विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हिंसा, अंतरंगता बनाम अलगाव, पहल बनाम अपराध। तो सही उत्तर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष में, जब स्कूली वर्ष होता है उसमें होता है परिश्रम बनाम हिंसा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर करेंगे। सृजनात्मकता चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है? सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है? ऑप्शन है आपके पास विस्तारीकरण, अंतर्दृष्टि, मूल्यांकन, उद्भवन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन। यह सृजनात्मकता का वह चरण है जिसमें विचार की उपयोगिता जांची जाती है। अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य क्या है? मूल्यांकन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? विचार की उपयोगिता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, आंसर करेंगे। कक्षा में स्वस्थ वातावरण के सृजन हेतु एक शिक्षक को ये कौशल गुण विकसित करने चाहिए: संवेदनशीलता एवं देखभाल का, विश्वसनीयता का, स्वयं व अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का। तो कक्षा में स्वस्थ वातावरण के लिए शिक्षक को कौन से गुण विकसित करने चाहिए? ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 तीनों, 1 और 2, पहला और दूसरा, तीसरा है केवल 1, और डी है 2 और 3। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। शिक्षक को कौन कौन से गुण विकसित करने चाहिए? संवेदनशीलता एवं देखभाल, विश्वसनीयता एवं स्वयं व अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। चलिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आंसर करेंगे। शाला आधारित आकलन की मुख्य विशेषता क्या है? शिक्षक केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र, बाल केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षक शास्त्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित। क्योंकि ये जो शाला आधारित जो आकलन है वो क्या है? वो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित, बच्चा बीच में रहेगा हमेशा। ठीक है, तो बाल केंद्रित गतिविधि आधारित जो शिक्षण शास्त्र है वो शाला आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। चलिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आंसर करेंगे।
मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मानव के विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से है। मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है। मानव विकास केवल मात्रात्मक होता है। मानव विकास का अर्थ शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा कथन सही है? मानव विकास के संदर्भ में मानव का जो विकास है वो मात्रात्मक के साथ साथ क्या भी होता है? गुणात्मक होता है। शरीर का बढ़ना क्या कहलाएगा? मात्रात्मक। और भावनाओं का जो बढ़ना है, जो भी संवेग सीखेंगे, संवेदनशीलता, वो आएगा गुणात्मक में। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन है आपके पास स्मृति, चिंतन और अभिप्रेरणा। तो कौन कौन सा है? पहला है 1 और 2, स्मृति और चिंतन, तीनों। पहला उसके बाद है सी नंबर 1 और 3, और लास्ट है केवल 2। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1 और 2, स्मृति और जो चिंतन है वो मानसिक क्रियाओं में सम्मिलित है। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा तो बाहर से प्रेरित होना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि ये तीनों जो नियम हैं वो सत्य है, मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित है और सत्य है। चलिए, अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। सीखने की प्रक्रिया के बाधक कारक क्या क्या है? ऑप्शन है आपके पास तनाव, थकान, रुचि। तो सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या बाधक है? तनाव और थकान, 1 और 2। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके पास जैविक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। तो गणित की प्रश्न को हल करना और कल्पना करना क्या है? संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों पर से परे चले जाता है और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगता है? कौन सी अवस्था में अधिक तार्किक रूप से सोचने लगता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो पियाजे के अनुसार 11 से 15 वर्ष की आयु में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो पियाजे का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी। चलिए, अगला सवाल है, बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन है आपके पास सृजनवादी उपागम का प्रयोग, बच्चे के सतत ज्ञान तथा चिंतन को आधारित स्तर को ध्यान में रखना, सतत आकलन का प्रयोग, कक्षा की व्यवस्था को अन्वेषण और खोज के रूप में बदलना। तो चौथा नंबर को सवाल है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पियाजे के अनुसार ये जो सभी विचार हैं उनको प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सृजनवादी उपागम का प्रयोग, बच्चे के ज्ञान और चिंतन के स्तर को ध्यान में रखकर प्रयोग करना, सतत आकलन का प्रयोग करना और कक्षा की व्यवस्था को अन्वेषण एवं खोज के रूप में बदलना। चलिए, अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता तो उससे किसी अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते। यह कथन सीखने के किस नियम के सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है आपके पास प्रभाव का नियम, नवीनता का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बच्चा खुद ही सीखना नहीं चाहता तो आप उसे सिखा नहीं सकते। तो थॉर्नडाइक के अनुसार यदि बच्चा सीखने के लिए रेडी नहीं है तो आप उसे सिखा नहीं सकते, वह सीख नहीं सकता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है आपके पास बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक होते हैं, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बहुत से कथन होते हैं, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, बुद्धि का जो परीक्षण है हम विशेष आयु वर्ग के बच्चों के लिए ही कर सकते हैं, जिसके लिए वो परीक्षण बनाया गया है। जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं दोस्तों, वह विशिष्ट आयु वर्ग के मानदंडों पर आधारित होते हैं। ठीक है, हम कोई भी जो मानकीकृत परीक्षण है वो किसी भी आयु वर्ग के बच्चों के ऊपर नहीं कर सकते। 15 साल के बच्चे के लिए 15 साल के आयु वर्ग के हिसाब से ही परीक्षण निर्धारित किए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को? उत्तर है आपके पास शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, सृजनवादी उपागम, शिक्षक केंद्रित उपागम, ए और बी दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और सृजनवादी उपागम। इस प्रकार से हम अधिगमकर्ता को केंद्र में रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसके नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार लगा देते हैं, बड़ा सा स्टार लगा देते हैं, बड़ा सा स्टार लगा देते हैं। यह उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का, अधिगम का, अभ्यास का, बाह्य अभिप्रेरणा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनाम के लिए जो किया गया कोई भी काम होता है वो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। तो एक विद्यार्थी है, उसके नोटबुक, वो अच्छा हैंड राइटिंग बनाता है क्योंकि उसके टीचर ने उसमें उसके नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार लगा दिया है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा, बाहरी चीज़ से वो प्रेरित हो रहा है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज अपराह्न 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन अपराह्न 12 बजे घंटी नहीं बजती लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं, यह उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सूचक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शास्त्रीय अनुबंधन। जो शास्त्रीय अनुबंधन है तो पावलोव के सिद्धांत की तरह यहाँ बच्चे घंटी उद्दीपक के साथ समय का अनुकूलन कर चुके हैं। जो बच्चे हैं वो घंटी और समय का अनुकूलन कर लिए हैं। तो पावलोव का जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है? ऑप्शन है आपके पास क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत। तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बीएफ स्किनर का सिद्धांत पुरस्कार और पुनर्बलन पर आधारित है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने। यह सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। चलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक का दर्शाना उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास सरलीकृत पाठ्यचर्या का, पूरक पाठ्यचर्या का, वैकल्पिक पाठ्यचर्या का, गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर थर्मामीटर का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक उसका प्रदर्शन कर रहा है, तो प्रदर्शन कर रहा है तो इसमें क्या आता है, ये एक्टिविटी बेस्ड है। एक्टिविटी बेस्ड होने के कारण यह क्या कहलाएगा, गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान व्यक्तिगत शिक्षण योजना एक लिखित कथन है जो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक कार्यक्रम है जो क्या है, उच्च बुद्धि वाले, सृजनात्मक हो, विशेष आवश्यकता वाले हो, उच्च अभिप्रेरणा वाले हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यह मुख्य रूप से दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान किसके लिए बनाई गई है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। ADHD बच्चों की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है आपके पास ध्यान केंद्रित न कर पाना, अति सक्रियता, आवेगशीलता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ADHD बच्चे हैं, इससे जो प्रभावित जो बच्चे रहते हैं वो किसी भी चीज़ में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा उसका जो माइंड है वो हाइपर एक्टिव रहता है, और आवेगशीलता बहुत ही ज़्यादा वो आवेशित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, सभी विशेषताएं ADHD बच्चों पर पाई जाती हैं।
चलिए अगला सवाल है, आंसर करेंगे। नर्तक एवं खिलाड़ी अच्छे होते हैं कौन से बुद्धि में? गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गत्यात्मक और अंतर्व्यक्ति। तो नर्तक और खिलाड़ी हैं वो क्या करते हैं? अपने अंगों का विशेष कुशलता से प्रदर्शन करते हैं। तो यह आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक एवं गत्यात्मक जो बुद्धि है वो क्या होते हैं, उसमें वो अच्छे होते हैं। तो 24 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गार्डनर के अनुसार शरीर के अंगों का कुशलता से उपयोग करने वाले लोगों में यह बुद्धि अधिक होती है। जो शरीर के अंगों का कुशलता से प्रदर्शन करते हैं उसमें शारीरिक एवं गत्यात्मक जो बुद्धि है वो अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत द्वारा पुरस्कार और दंड किसी व्यक्ति के विकास को दिशा देता है? ऑप्शन है आपके पास स्किनर का सिद्धांत, पावलोव का अधिगम सिद्धांत, पियाजे का अधिगम, बंडूरा का अधिगम। तो 25 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्किनर का जो सिद्धांत है वो पुरस्कार और दंड से किसी व्यक्ति के विकास को दिशा दे सकता है। स्किनर ने ही चूहों व कबूतरों पर प्रयोग कर यह सिद्ध किया था कि व्यवहार को पुरस्कार और दंड से प्रभावित किया जा सकता है। जो किसी का भी जो व्यवहार है उसे पुरस्कार देकर और दंड देकर उसको क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्किनर का अधिगम सिद्धांत पुरस्कार और दंड का सिद्धांत है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। 26 नंबर का सवाल, निबंधात्मक प्रश्नों के निर्माण के क्या लाभ हैं? ऑप्शन है आपके पास, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में इन्हें बनाना कठिन है, ये लेखन कौशल एवं योग्यता का मूल्यांकन करते हैं, ये चिंतन और समस्या समाधान कौशलों के अनुप्रयोग पर बल देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्नों के निर्माण के क्या लाभ हैं? ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लेखन कौशल और योग्यता का मूल्यांकन करते हैं और ये चिंतन और समस्या समाधान कौशलों के अनुप्रयोग पर बल देते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में इन्हें बनाना कठिन होता है, तो ये क्या है? गलत। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में इन्हें बनाना आसान होता है दोस्तों, निबंधात्मक। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। अंतर्व्यक्तिक कौशल है दूसरों के प्रति तदनुभूति एवं सुनने की क्षमता, समय प्रबंधन की रणनीति, दूसरों की सहायता करने की इच्छा, स्व का ज्ञान। तो 27 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। दूसरों के प्रति तदनुभूति एवं सुनने की क्षमता अंतर्व्यक्तिक कौशल है। इंटरपर्सनल कौशल का यह अर्थ है दूसरों से अच्छे संबंध बनाना। तो अंतर्व्यक्तिक कौशल मतलब इंटरपर्सनल जो कौशल है वो दूसरों के प्रति अच्छा संबंध बना सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारक हैं कार्यात्मक अटलता, मानसिक वृत्ति, समस्या का स्वरूप। ऑप्शन डी है प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 2 3 और 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। समस्या समाधान को प्रभावित कौन कौन से करते हैं? कार्यात्मक अटलता, मानसिक वृत्ति, समस्या का स्वरूप कैसा है, समस्या कैसा है, और प्रशिक्षण। उसमें उस समस्या के लिए आप प्रशिक्षित हैं कि नहीं हैं, तो ये समाधान को प्रभावित करने वाले कारक है। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। समावेशित शिक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके पास, विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा, सामान्य विद्यालयों में केवल दृष्टिबाधित बच्चों को सम्मिलित करना, सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, दिव्यांगजनों को समेकित विद्यालयों में सम्मिलित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समावेशी शिक्षा मतलब सभी बच्चों को, जो विशेष बच्चे हैं, विशेषता वाले बच्चे हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और सामान्य बच्चे हैं, उन सबको एक ही विद्यालय में पढ़ाकर हम समावेशी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। विबग्योर उदाहरण है। विबग्योर किसका उदाहरण है? न्यूमोनिक का, प्रशिक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का, चिंतन का, तर्क का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विबग्योर किसका उदाहरण है? न्यूमोनिक। इसमें प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को लिया गया है, तो न्यूमोनिक का ये उदाहरण है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।